नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो है हम लोगों ने ऋतुओं के बारे में पढ़ा है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्षा ऋतु या मानसून का किस तरह से आगमन जो है होता है। मतलब वर्षा जो है किस तरह से मतलब आता है देश में, किस तरह से वर्षा ऋतुओं का जो है वो आगमन होता है। आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम लोग चैप्टर 4 का जलवायु चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। मतलब जून के जो है आरंभ में उत्तरी मैदान में जो निम्न दाब की अवस्था होती है वो क्या हो जाती है, वो तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं उनको ये है जो अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ये दक्षिणी पूर्व व्यापारिक यहाँ पे देखिए हमको एक मैप दिया हुआ है मानसून का अंत, मतलब मानसून किस तरह से जाता है। कल हम लोग मैप जो दिखाया था मैंने कि वो किस तरह से आता है, और यहाँ पे देखिए किस तरह से जाता है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे भी एंट्री हुई थी मानसून की इस तरह से, यहाँ पे भी एंट्री हुई थी कुछ इस तरह से आते टाइम, बट जाते टाइम जो है यहीं से देखिए, मतलब तमिलनाडु ऐसे इन सब, हैदराबाद, चेन्नई में सबसे अंत में, चेन्नई में देखो मैंने बताया था, चेन्नई में सबसे अंत में वर्षा जो होती है दिसंबर के महीने में, वो यहीं होती है चेन्नई में। यहीं से मानसून की आखिरी वापसी हो जाती है। ठीक है, और सितंबर तक में ये देखिए यहाँ से ऐसे निकल जाती है, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, इन सब जगह सितंबर से निकल जाती है। अक्टूबर में तुमको मतलब भोपाल, मध्य प्रदेश वगैरह में थोड़ा बहुत हो जाती है। मुंबई में अक्टूबर में भी थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है। हैदराबाद में 15 अक्टूबर के बाद होती है, और बंगलौर में देखिए 1 नवंबर तक होती है, और चेन्नई में दिसंबर तक, मतलब कि 1 दिसंबर तक चेन्नई में बारिश होती है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से जो है व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, मतलब कि ये जो पवनें हैं वह क्या है, वो गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। मतलब कि ये जो है अपने साथ क्या है कि अपने साथ जो है यह है बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किमी प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं। मतलब कि ये पवनें जो हैं तीव्र होती हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से जो है ये पवनें चलती हैं। ठीक है, सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये पवनें जो है, मतलब उत्तर पूर्वी भाग को अगर छोड़ दें तो जो है यह पवनें पूरे देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। मतलब कि अगर हम लोग जो है उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ दें तो ये पवनें जो है पूरे देश में 1 महीने के अंदर पहुंच जाती हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्निर्वाह यहाँ के मौसम पर पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मतलब दक्षिण पश्चिम जो है मानसून जो है भारत का अंतर्निर्वाह यहाँ के मौसम को जो है पूरी तरह से क्या कर देता है, पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। ठीक है, मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के जो पवनमुखी भागों में भारी वर्षा, मतलब कि मौसम के प्रारंभ में जो है पश्चिम घाट में पवनमुखी भागों पर भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक, मतलब भारी वर्षा एकदम होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। मतलब जो है दक्कन के पठार में भी और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी ये वर्षा होती है। ठीक है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, मतलब कि ये क्षेत्र जो हैं क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। मतलब कि देश के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकतर वर्षा होती है। खासी पहाड़ी
दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मानिसराम विश्व की सबसे अधिक औसत वाली वर्षा वाला स्थान, मतलब कि अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम माने तो जो है दक्षिण भारत श्रृंखलाओं में स्थित मानिसराम जो है विश्व की सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, मतलब मानिसराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है और राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, मतलब कि जो है राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में जो है बहुत कम वर्षा होती है, जबकि मानिसराम में जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा वो है होती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिए हुए हैं मानसून से संबंधित अन्य परिघटना। देखिए, मानसून से संबंधित कुछ अन्य परिघटना। वर्षा में विराम इस प्रकार, इससे आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं, मतलब कि वर्षा में विराम जो है इस प्रकार आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो है मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होता है, मतलब कि मानसूनी वर्षा जो है एक समय में कुछ ही दिनों तक होती है। अब देखिए इसमें, मतलब कि इसमें जो है कुछ ही दिनों तक होती है ना, इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, मतलब कि कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती, तो इस तरह से अंतराल भी होते हैं। यहाँ पे मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित है, मतलब कि ये विराम जो है मानसूनी गर्त गति से वो संबंधित हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता जाता है, मतलब कि यह गर्त जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। जब मानसून के गर्त अक्ष मैदान, मतलब जब मानसून के गर्त जो है, देखिए यहाँ पे देखिए जब खिसक जाता है तो क्या होता है कि जिसके मतलब जिसका कारण जो है स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा, जब मानसून का गर्त जो है अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब जो है वहां पे मतलब अच्छी वर्षा होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मौसम में लंबे समय की शुष्क अवस्था, मतलब जब मानसून जो है हिमालय के समीप चला जाता है तो जो है शुष्क अवस्था रहती है, और मतलब शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों में पर्वतीय ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है, मतलब कि जब हिमालय के पास चला है तो वहां पे विस्तृत वर्षा होती है। ठीक है, इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ी भी आती है, मतलब कि जब अब हिमालय क्षेत्र में होंगी तो नदियां भाई हिमालय में बहती हैं, तो नदियों से पानी आता है तो फिर मैदानी क्षेत्रों में मतलब भयानक बाढ़ भी आ जाती हैं और फिर जान माल की जो है क्षति भी होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आकृति मानसून की वर्षा की मात्रा एवं समय पर निर्धारित करती है, मतलब कि जो है उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता की आवृत्ति मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय पर निर्धारित करती है। यह निम्न दाब के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है, मतलब कि यह निम्न दाब के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। ठीक है, अब दिया हुआ है यहाँ पे तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाती है। यह गर्त निम्न दाब के, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है, मतलब मानसून को जो है इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। ठीक है, शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है, मतलब कि शुष्क और आवृत्तियों में तीव्रता जो है आवृत्ति के समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में जो है सूखा पड़ता है, देखते नहीं कहीं बाढ़ आई है कहीं सूखा पड़ता है, तो इस तरह से रहता है।
इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है। मतलब कि इसका जो आगमन है और वापसी मतलब एकदम व्यवस्थित नहीं होता है, अव्यवस्थित रूप से होता है। ठीक है, इसलिए जो है यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों में अव्यवस्थित, मतलब कि जब देखते हो मौसम सही से नहीं आएगा तो वर्षा सही से नहीं होगी, तो फिर मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती रहती है ना। मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। अब चलिए देखते हैं हम लोग मानसून की वापसी के बारे में, हम लोग देख लेते हैं मानसून की वापसी। अक्टूबर जो है, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली तथा इसका स्थान ले लेती है। मतलब धीरे धीरे उच्च दाब की जो प्रणाली है वो क्या है, इसका स्थान ले लेती है और दक्षिण पश्चिम में मानसून शिथिल हो जाता है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। मतलब कि जब दक्षिण पश्चिम में मानसून शिथिल हो जाता है तो क्या होता है कि वह धीरे धीरे जो है मतलब पीछे की ओर हटने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदानों से हट जाती है। मतलब कि अपने एरिया में अगर देखें इधर उत्तर प्रदेश में तो मतलब अक्टूबर के महीने में बरसात बंद होने लगती है, जो पवनें होती हैं उत्तर पश्चिम की वो हट जाती हैं। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन काल होता है। मतलब कि गर्म वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में परिवर्तन काल होता है। मानसून की वापसी होने से, मतलब कि मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। मतलब कि मानसून की जब वापसी होती है तो क्या होता है कि आसमान एकदम साफ हो जाता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है। गति का तापमान उच्च होता है, मतलब जो गति होती है उसका तापमान जो है उच्च होता है, जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, मतलब स्थल जो होते हैं वो अभी भी आर्द्र ही रहते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। और उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण यदि दिन का मौसम असहाय होता है तो इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जो है जाना जाता है। मतलब क्वार की उमस सुने होंगे ना, मतलब घर में लोग कहावत कहते हैं कि क्वार की उमस चल रही है, तो इस तरह से जो है क्वार की उमस मतलब हो जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भाग में तापमान तेजी से गिरने लगता है। मतलब अक्टूबर में देखते तापमान एकदम बड़ी तेजी से गिरने लगता है। दीपावली उपावली के टाइम पर ठंडी, मतलब ठंडी सा मौसम हो जाता है। तो उसी को यहाँ पे दिया एक फैक्ट, मानिसराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैग्लेटाइट गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब इन गुफाओं के लिए भी मानिसराम प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत में के ऊपर उच्च दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। मतलब नवंबर के प्रारंभ में जो है उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर जो है निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर जो है स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है। मतलब कि ये जो स्थानांतरण है वह चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होती है। मतलब कि जो यह मतलब स्थानांतरित होती है वह अंडमान सागर के ऊपर जो है उत्पन्न होती है। ये चक्रवात जो है सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। मतलब कि ये जो चक्रवात हैं वो सामान्यतः क्या है, भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं वर्षा भारी होती है और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। मतलब कि ये जो चक्रवात होते हैं वह विनाशकारी भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मानसूनी वर्षा के बारे में। आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह से वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ 400 से अधिक सेंटीमीटर में वर्षा होती है। कहाँ पे, ये देखिए ये स्थान जो है 400 मीटर से अधिक सेंटीमीटर वाला वर्षा वाला है।
और ये वाला भी देखिए, यहाँ पे ये वाला देखिए 400 सेंटीमीटर से अधिक स्थान वाला वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला स्थान जो है ये मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर। तो मतलब ये देखिए, ये डायग्राम देख के आप जो है अपनी बुक में देख सकते हो कि कहाँ पे किस स्थान से वर्षा होती है। एटलस आपके पास होगा तो आप जो है सभी स्थान से देख सकते हो कि कहाँ पे किस तरह से वर्षा होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है कलर के हिसाब से दिया गया है कि, और मैप को पूरा कलर किया गया है, तो इसी अकॉर्डिंग मैप को कलर किया गया है कि मतलब कहाँ पे किस अकॉर्डिंग वर्षा होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे वार्षिक वर्षा मतलब वर्ष भर में कितनी वर्षा होती है। वहां पे मानसूनी वर्षा थी, ये वर्ष भर में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, सेम चीज वही वाला है बट यहाँ पे वर्ष का डेटा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे न्यूज की कटिंग दी हुई है कि वर्षा को लेकर न्यूज की कटिंग दी हुई है। वर्षा हम देखते हो पेपरों में कहाँ पे किस तरह से, मतलब उस तरह की यहाँ पे क्लिपिंग दी हुई है न्यूज़पेपर की कई सारे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन क्लिपिंग को आप पढ़ सकते हो आसानी से। पर चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि गोदावरी कृष्णा कावेरियों के सघन आबादी वाले, गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। मतलब कि जहां गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, वहां पे जो है मतलब डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान माल की क्षति होती है। मतलब लोग मारे जाते हैं, घर गिर जाते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में, अभी पश्चिम बंगाल में एक चक्रवात आई थी ना, तो उसके बारे में अगर आपको कुछ भी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी चक्रवात है, उसके बारे में जितना डिटेल्स में आप बता सको। पश्चिम बंगाल के चक्रवात के बारे में आप पूरा डिटेल्स में बताइएगा। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवात और अवदाबों के कारण होती है। जो कोरोमंडल पर अधिकतर वर्षा होती है वह इन्हीं चक्रवात के कारण होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, पश्चिम तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भागों में लगभग 400 सेमी की वार्षिक वर्षा होती है। मतलब पश्चिम तट भागों में और उत्तर पूर्वी भागों में भारत के लगभग जो है 400 सेमी की वार्षिक वर्षा होती है। किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेमी तक वर्षा होती है। मतलब पश्चिमी राजस्थान में 400 सेमी तक वर्षा होती, किंतु वहीं पे जो है 400 सेमी नहीं, उत्तर पूर्वी भागों में 400 सेमी तक वर्षा होती है, लेकिन वहीं पे पश्चिम राजस्थान, बगल में सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेमी से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री, मतलब दक्षिण आंतरिक भागों में एवं सह्याद्री पूर्व से भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। मतलब कि वर्षा की मात्रा जो है वह क्या है, समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? आप सोच सकते हैं कि आखिर वर्षा इन क्षेत्रों में कम क्यों होती है ना, तो सोचिए और कमेंट में बताइए। जम्मू कश्मीर के लेह में वर्षण की मात्रा काफी कम रहती है। मतलब लेह में तो सुने ही होंगे कि सबसे कम लेह में ही वर्षा होती है, लद्दाख के लेह में। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। मतलब देश के मध्य भाग में जो है वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है और हिमपात जो होता है वह हिमालयी क्षेत्रों में ही मतलब सीमित रहता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है मानसून की प्रकृति। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष में दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। मतलब एक वर्ष जो मतलब वार्षिक वर्षा होती है उसकी मात्रा में अलग अलग टाइप की भिन्नता होती है। ठीक है, वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र राजस्थान, गुजरात और कुछ भागों के पश्चिमी घाटों में वृष्टि छाया प्रदेश से अधिक पाई जाती है। मतलब पश्चिमी भाग और वृष्टि छाया प्रदेशों में क्या है, अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे
की आशंका बनी रहती है। ठीक है, अब ये हम आगे देखते हैं यहाँ पे मानसून में एकता का परिचारक, मतलब कि मानसून में एकता का परिचायक। अब हम लोग देखते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके, मतलब कि हिमालय अत्यंत ठंडी, मतलब हिमालय वाले चैप्टर में आपको बताया था ना इन सब के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, जिसके कारण अगर याद हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतरता ऊंचा तापमान बना रहता है, मतलब कि इसके बावजूद भी जो है तापमान ऊंचा बना रहता है। इसी प्रभाव प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण जो है ये, मतलब प्रभाव के कारण ये न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, मतलब तापमान की दिशाओं में जो है बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीपीय पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है, मतलब कि जो है भारतीय एकता का प्रभाव जो है वह बहुत ही स्पष्ट है मानसून को लेकर। भारत की दिशाओं में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा संबंधित ऋतुओं की दिशाओं में चक्रों का एक लय प्रदान करता है, मतलब कि जो चक्रों का एक वो होता है वह एक लय प्रदान करता है। ठीक है, अनिश्चितता को लेकर जो है एक लय प्रदान करता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होता होगा। संपूर्ण भारतीय भूदृष्टि इसके क्षेत्र में बृहस्पति अथवा कृषि, मानव जीवन और उसके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, ये जो है दक्षिण, इसके जीव और वनस्पति, इसका कृषि, मानव जीवन तथा त्योहार महत्व सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं, है ना। तो इस वजह से उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम संपूर्ण भारतवासी के प्रति मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, और ये मानसूनी पवनें जो है जल के साथ जो है प्रदान करती हैं और प्रक्रिया में तेजी लाती हैं। ठीक है, तेजी लाती हैं एवं जो है संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती भी हैं। तो ये जो है मतलब भारत की एकता में भी ये हाथ बटाती हैं। और नदियां घाटियां जो इन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई के नाम से दिया गया है, मतलब नदी घाटी का इकाई नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आज हमारा जलवायु चैप्टर 4 जो है खत्म हो गया। मतलब जलवायु चैप्टर हम लोग जो है काफी लॉन्ग था तो इस वजह से, बट आज हमारा जलवायु चैप्टर जो है वह है दोस्तों खत्म हो गया। अब कल से जो है हम लोग चैप्टर 5 के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 5 में हमारे क्या है, उसके सभी के बारे में जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कल चैप्टर 5 के। कल से हमारा जो है शुरू होगा चैप्टर 5 जिसका नाम है, चैप्टर 5 का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इसके बारे में जो है हम लोग अच्छे से कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल जो है चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में डिस्कस करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। आज जलवायु चैप्टर 4 आपका खत्म हो गया। ओके दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।